गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था मानव नेत्र, ह्यूमन आई। हमने उसकी संरचना की बात कर ली थी, उसके विभिन्न भागों का कार्य भी हमने बता दिया था और लास्ट में हम बात कर रहे थे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की, उसके निकट बिंदु की, उसके दूर बिंदु की, उसकी दृष्टि परास की। ये सारी बातें भी हो गई थी, लेकिन वीडियो की टाइम लिमिट कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए मैंने लास्ट में पिछले वीडियो लेक्चर के लास्ट में जो बातें बताई थी वो स्पीडली बताई थी, स्पीड के साथ बताई थी, जल्दी जल्दी बताई थी। इसलिए मैं उनको एक बार फिर से धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए, टॉपिक रिकॉल भी हो जाएगा इसी बहाने। देखिए, संरचना की मैं दोबारा बात नहीं करूँगा, संरचना आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसको रीड करिए, ईजिली समझ आ जाएगी। मैं नेत्र की समंजन क्षमता की, उसके निकट बिंदु की, उसके दूर बिंदु की, उन्हीं की बात करूँगा दोबारा। नेत्र की क्रियाविधि की हमने बात बता दी थी। ये हम बात कर रहे थे कि जब वस्तु अनंत पर पड़ी हो, u इजिकल टू इन्फिनिटी बताया मैंने। u बिंब दूरी है, f यहाँ फार पॉइंट है, दूर बिंदु है। दूर बिंदु का मतलब नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र अपनी समंजन क्षमता को इस्तेमाल किए बिना ही रेटिना पर फोकसित करवा देता है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं दूर बिंदु। और ये जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट है, वो स्वस्थ नेत्र के लिए कहाँ होता है? अनंत पर बताया जाता है। इट मीन्स स्वस्थ नेत्र का ये जो नेत्र लेंस है वो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को बिना इस लेंस की समंजन क्षमता को इस्तेमाल किए ही रेटिना पर फोकसित करवा देता है, वह रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है। क्लियर है बात? देखिए, प्रकृति ने इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो इस तरीके से दी है कि जब हम अनंत वाली वस्तु को देख रहे होते हैं, तो ये लेंस अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है। ये पक्षमापी पेशियां जो है वो इसको दबा नहीं रही होती है, उस स्थिति में बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल रही होती, ये अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है। पक्षमापी पेशियां भी आरामदायक स्थिति में रहती है, शिथिल स्थिति में रहती है। कब? जब हम दूरस्थ वस्तु को देख रहे होते हैं, अनंत वाली वस्तु को देख रहे होते हैं, तो इस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता है। दबाव क्यों नहीं पड़ता है? देखिए, ये पक्षमापी पेशियां अनंत वाली वस्तु को देखने में इस पर दबाव क्यों नहीं डाल रही होती है? क्योंकि अनंत वाली वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएगी वो कैसी आएगी? समांतर प्रकाश किरणें आएगी। समांतर प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस कहाँ फोकसित करवाता है? अपने द्वितीय फोकस तल में कहीं फोकसित करवाएगा, द्वितीय फोकस पर फोकसित करवाएगा। तो इसका जो द्वितीय फोकस है इसकी वक्रता इतनी रहती है, इसकी प्राकृतिक स्थिति में जब ये दबाव हुआ नहीं होता है, पक्षमापी पेशियां इस पर दबाव नहीं डाल रही होती है, उस स्थिति में इसकी जो फोकस दूरी है वो इस लेंस से लेकर रेटिना तक की जो दूरी है उसके बराबर ही रहती है। पहले ही इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो यहाँ से इस लेंस से लेकर रेटिना तक के बीच की जो दूरी है उसके बराबर ही रहती है। और हम जानते हैं समांतर प्रकाश किरणें फोकस पर केंद्रित होगी, तो फोकस है ही कहाँ? इसका रेटिना पर ही है। पक्षमापी पेशियां समंजन क्षमता इस्तेमाल नहीं करेगी तब भी इसका फोकस कहाँ है? रेटिना पर ही है। इसलिए पक्षमापी पेशियों को समंजन क्षमता इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि पक्षमापी पेशियां तो समंजन क्षमता का इस्तेमाल तब करती है नेत्र लेंस को दबाने के लिए जब प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनाना हो। तो इस स्थिति में तो वैसे भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन रहा है, क्योंकि अनंत वाली प्रकाश किरणें जो है इसके फोकस पर केंद्रित होगी, जिसका फोकस ऑटोमेटिक ही कहाँ पर? अभी रेटिना पर ही होता है, नेचुरली ही ये रेटिना पर ही होता है। कब? जब दूर वाली वस्तु को हम देख रहे होते हैं, जब पक्षमापी पेशियां अपनी समंजन क्षमता को इस्तेमाल नहीं कर रही होती है, जब लेंस पर कोई दबाव नहीं डाल रही होती है पक्षमापी पेशियां, तब। क्लियर बात? लेकिन जब वस्तु को हम पास लाते हैं तो देखिए, पास लाने की स्थिति में जब हम वस्तु को पास लाएंगे तब भी अगर ये लेंस ऐसा ही रहा, इसकी वक्रता इतनी ही रही, इसकी फोकस दूरी इतनी ही रही, तो अब भी इसका फोकस कहाँ रहेगा? फिर उस स्थिति में फोकस पर ही रहेगा। अगर इसका इसका फोकस अगर रेटिना पर ही रहे अब भी, तो रेटिना पर रहे तो देखिए
जब हम वस्तु को पास लाते हैं तो उत्तल लेंस जो है प्रतिबिंब फोकस के द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर बनाता है। देख सकते हैं आप उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का आपने ये टॉपिक पढ़ा था। इसमें हमने अनंत पर जब बिंब रखा था तो फोकस पर द्वितीय फोकस तल में या फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब हम वस्तु को किस ओर शिफ्ट करते हैं, अनंत से इसके प्रथम फोकस की ओर शिफ्ट करते हैं, अनंत से इसके प्रथम फोकस की ओर शिफ्ट करते हैं, प्रथम फोकस तक। तो देखिए किसी भी डायग्राम में आप देख लीजिए प्रतिबिंब जो है वो फोकस के द्वितीय फोकस के इस ओर बन रहा है, द्वितीय फोकस के इसी ओर बन रहा है, द्वितीय फोकस के इसी ओर बन रहा है। तो जब हम उत्तल लेंस के सामने बिंब को अनंत व उसके प्रथम फोकस के बीच कहीं रखते हैं, अनंत व प्रथम फोकस के बीच कहीं रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वो इसके द्वितीय फोकस के इस ओर बनता है, द्वितीय फोकस के इस ओर बनता है। क्लियर बात। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि अनंत वाली का तो प्रतिबिंब कहाँ बना दिया इसने, रेटिना पर। लेकिन जब हम वस्तु को पास लाएंगे इस लेंस के जब पास लाएंगे तो प्रतिबिंब अब फोकस पर नहीं बनेगा, अब कहाँ बनेगा, फोकस के दाहिनी ओर। अब वो बनेगा कहाँ, वो तो डिपेंड करेगा कि लेंस के सामने बिंब कितनी दूरी पर है, बिंब किस पोजीशन में रखा हुआ है, वो अनंत व 2f डेज के बीच में है कि वो 2f डेज पर है कि वो 2f डेज व f डेज के बीच कहीं है कि वो f डेज पर है। वो तो डिपेंड करेगा कि लेंस के सामने बिंब स्थित कहाँ है। लेकिन बनेगा कहाँ प्रतिबिंब, ये फिक्स है कि वो बनेगा तो द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर ही। इसका मतलब द्वितीय फोकस जो है वो इस लेंस का द्वितीय फोकस अगर यहीं रहा हर स्थिति में ही, भले ही बिंब दूर हो चाहे बिंब पास हो। देखिए ये एन जो है वो नियर पॉइंट है, निकट बिंदु बोला है हमने इसको, बिंब हम पास ले आए हैं। तो नेत्र के जब आप पास लाएंगे बिंब, तो अभी मैंने बताया कि पास वाले बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, वो अपने द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर। तो अगर इसका फोकस यहीं रहा अभी भी, किसका, इस लेंस का फोकस अभी भी यहीं रहा अगर, तो वो प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। और हमने बताया था कि वो जो प्रकाशिक तंतु है, वो जो तंत्रिका तंतु है, वो तो रेटिना पर है। तो प्रतिबिंब हर स्थिति में ही कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर ही बनना चाहिए, चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु पास हो, क्योंकि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब ही दिखेगा हमें। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है उसी को ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल तभी पहुंचेंगे जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, तभी स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा इस बिंब का। क्लियर बात। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रतिबिंब तो बनना चाहिए हमेशा ही रेटिना पर, चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु पास हो। लेकिन आप वस्तु को पास लाएंगे और इसने अगर अपनी फोकस दूरी को चेंज नहीं किया, या यूँ बोल लीजिए इसने अपनी वक्रता को चेंज नहीं किया, ये लेंस ऐसा का ऐसा ही रहा वस्तु को पास लाने पर भी, तो इसकी फोकस दूरी फिर नेचुरल स्टेट में जितनी होती है, नेचुरल स्टेट में मैंने बताया था कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इस लेंस से लेकर रेटिना की जो दूरी है उतनी ही इसकी फोकस दूरी होती है। तो अगर हम वस्तु को पास लाएं और इसकी फोकस दूरी अब भी इस लेंस से लेकर रेटिना तक की जो दूरी है उसके बराबर ही रहे, क्योंकि ये दूरी तो चेंज होने वाली नहीं है, चाहे वस्तु पास रखी है चाहे दूर रखी है। हाँ, लेंस अपनी वक्रता को घटाकर या बढ़ाकर अपनी फोकस दूरी को जरूर एडजस्ट कर सकता है इन पक्षपाती पेशियों की सहायता से। तो वस्तु को जब हम पास लाते हैं तब भी अगर इस लेंस की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके बराबर ही रही, तो अभी मैंने बताया कि पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब ये लेंस फोकस पर नहीं बनाएगा, द्वितीय फोकस पर नहीं बनाएगा, द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर बनाएगा। अभी हमने कहा था, अभी हमने बताया भी था, मैंने दिखाया भी है कि वस्तु जब पास लाई जाती है लेंस के तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर कहीं बनता है। देखिए द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर, 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 अनंत पर। क्लियर बात। अनंत वाली का बनता है फोकस पर, तो अनंत वाली का कहाँ बनता है, फोकस पर। अनंत के अलावा आप अनंत से लेकर प्रथम फोकस के बीच में कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के किस ओर बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वस्तु को आप पास लाते हैं तब भी अगर ये लेंस ऐसा का ऐसा ही रहे तो इसकी फोकस दूरी जितनी यहाँ थी फिर उतनी ही यहाँ रहेगी, और उतनी यहाँ रहने का मतलब ये हुआ कि इसकी फोकस दूरी यहाँ
यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर थी, तो अब यहाँ भी फोकस दूरी अगर उतनी ही रहेगी तो इसका फोकस अब भी यहीं रहा। अगर यहीं रहा तो द्वितीय फोकस के तो इस ओर बनना चाहिए प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु पास लाई जा चुकी है। इस ओर बनेगा तो वो तो रेटिना के पीछे बनेगा, और हमने कहा कि रेटिना के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता है, स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता है। तो हम चाहते हैं ये प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। तो रेटिना पर प्रतिबिंब तभी बनेगा जब इसका जो फोकस है वो यहाँ पर ना हो, रेटिना पर ना हो। इसका फोकस जब वस्तु को हम पास लाएं तो फोकस यहाँ आ जाए। मान लीजिए यहाँ आ गया, इसका फोकस यहाँ आ गया, तो इस फोकस के अब दाहिनी ओर रेटिना है, तो दाहिनी ओर रेटिना पर बन जाएगा। अभी हमने कहा था कि फोकस के दाहिनी ओर ही प्रतिबिंब बनाएगा। ये देखिए, जब वस्तु पास लाई जाएगी, पास कहीं भी लाइए आप अनंत से प्रथम फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है वो द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर बनेगा। तो द्वितीय फोकस अगर किसी तरीके से ये लेंस अपना कहाँ कर ले, रेटिना से पहले एडजस्ट कर ले, रेटिना के पहले कर ले अपना द्वितीय फोकस, तो द्वितीय फोकस के दाहिनी ओर रेटिना हो गया। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। किसके लिए? इस पास स्थित बिंब के लिए, पास स्थित बिंब के लिए। क्लियर है बात? तो जब हम वस्तु को आँख के पास की ओर शिफ्ट करते हैं, पास की ओर लाते हैं, अनंत से जब वस्तु को नेत्र के पास की ओर लाया जाता है, तो ये जो लेंस है, ये जो लेंस है वो अपनी वक्रता को बढ़ाता जाता है, अपनी वक्रता को बढ़ाता जाता है। अभी मैंने बताया भी था, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि वक्रता को बढ़ाएगा। देखिए, अगर ये अपनी वक्रता को बढ़ाता है तो इसका जो गोले का साइज होगा वो कम होगा, वक्रता त्रिज्या कम होगी और फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। तो जब हम वस्तु को और कम ही करनी है इसको अपनी फोकस दूरी जब कम होगी तो फोकस यहाँ होगा और फोकस यहाँ होगा, तो फिर फोकस के दाहिनी ओर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा और पास स्थित वस्तु भी हमें स्पष्ट दिख जाएगी। क्लियर है बात? तो जब हम वस्तु को पास लाएं तो क्या होना चाहिए? वस्तु को जब हम पास लाते हैं तो इसका जो फोकस है वो लेंस के पास आ जाना चाहिए। जब दूरस्थ वस्तु थी उसको देख रहे थे तो इसका फोकस था रेटिना पर, लेकिन जब हम पास ला रहे हैं वस्तु को तो इसका फोकस रेटिना के इस ओर हो जाना चाहिए। तो रेटिना के इस ओर हो जाना चाहिए, इट मीन्स फोकस दूरी घट जानी चाहिए। फोकस दूरी तभी घटेगी जब ये अपनी वक्रता को बढ़ा लेगा। वक्रता को जब बढ़ा लेगा तो वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। इट मीन्स ये मोटा हो जाएगा। देखिए, इस डायग्राम में मैंने लेंस को थोड़ा पतला बना रखा है बीच से और यहाँ थोड़ा मोटा कर दिया है। इट मीन्स इसकी वक्रता बढ़ गई है। वक्रता बढ़ गई है तो इसके लिए मैं गोला बनाऊंगा तो वो छोटा बनेगा। इट मीन्स उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। वक्रता त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी भी कम होगी। क्लियर बात? तो पास जब वस्तु को लाते हैं तो ये अपनी वक्रता बढ़ाता है। किसकी सहायता से? इन पक्षमापी पेशियों की सहायता से। ये पक्षमापी पेशियाँ क्या करती है? इसको यूँ दबाव डालती है, इस पर यूँ दबाती है। तो दबाती है तो बीच में से मोटा हो जाता है। इट मीन्स इसकी वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। अब इसका फोकस जो है वो रेटिना पर न होकर रेटिना के पहले ही कहीं यहाँ हो जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो अब द्वितीय फोकस के इस ओर प्रतिबिंब बन जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? इस बिंब की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब ये जो बिंब है हम नेत्र के कितना पास ला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा। इसका फोकस ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि बिंब के लिए जो प्रतिबिंब बने वो रेटिना पर ही बने। सीधी सी बात ये है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। अब प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए इसको अपनी वक्रता कितनी बढ़ानी है, अपनी फोकस दूरी कितनी कम करनी है, वो ये करेगा। प्रकृति ने इसको ऐसी क्षमता प्रदान की है। उसी क्षमता को हम बोलते हैं समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। और ये जो समंजन क्षमता है ये अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर रहा है, अपनी वक्रता को घटा या बढ़ा रहा है। वो किसकी सहायता से कर रहा है? पक्षमापी पेशियों की सहायता से। ये पक्षमापी पेशियाँ इस पर दबाव डालती है जब हम वस्तु को पास लाते हैं। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि जब जैसे जैसे वस्तु नेत्र की ओर आती जाती है वैसे वैसे उसको देखने के लिए हमारी आँख पर दबाव बढ़ता जाता है। और वस्तु जब बहुत निकट ले आते हैं तो वो दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा निकट लाइए किसी वस्तु को देखने के लिए, आपको अपनी आँखों पर दबाव अनुभव होगा। वो दबाव इसीलिए होता है क्योंकि ये जो पक्षमापी पेशियाँ हैं वो लेंस को दबाती जाती है, वो उस पर दबाव डालती जाती है, इसकी वक्रता बढ़ाती जाती है, फोकस दूरी कम करती जाती है ताकि प्रतिबिंब कहाँ बने? हर स्थिति में
कहाँ बने, रेटिना पर। वस्तु चाहे नेत्र के कितने भी पास क्यों ना हो, प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। तो ये बढ़ाती जाएगी, दबाव बढ़ाती जाएगी, दबाव बढ़ाती जाएगी, इसकी वक्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फोकस दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इसकी वक्रता बढ़ने की या फोकस दूरी घटने की भी क्या है, एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि पक्षमापी पेशियाँ इसकी वक्रता को कितना भी बढ़ा सकती है, इसकी फोकस दूरी को कितना भी कम कर सकती है, ऐसा नहीं है। इसकी वक्रता बढ़ने या फोकस दूरी कम होने की भी एक सीमा है जो प्रकृति ने निर्धारित की है। तो अगर हम वस्तु को बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे नेत्र के, तो फिर ये पक्षमापी पेशियाँ इस लेंस को अब और ज़्यादा नहीं दबा पाएगी, इसकी वक्रता को और ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, इसकी फोकस दूरी को और ज़्यादा कम नहीं कर पाएगी। तो और ज़्यादा कम नहीं कर पाएगी फोकस दूरी को, तो उस बहुत ज़्यादा निकट स्थित बिंब का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ढंग से फोकसित नहीं हो पाएगा। रेटिना पर ढंग से फोकसित नहीं होगा तो वो क्लियर दिखेगा भी नहीं, क्योंकि रेटिना में ही तंत्रिका तंतु होते हैं, प्रकाश संवेदी तंत्रिका तंतु, वही ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाते हैं। तो प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब उस स्थिति में रेटिना पर नहीं बनेगा, कब, जब आप वस्तु को बहुत ज़्यादा पास ले आएंगे नेत्र के। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पास ला सकते हैं वस्तु को नेत्र के, ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। कितना पास ला सकते हैं, 25 सेंटीमीटर बताइए। अब ये जो 25 सेंटीमीटर है ये एवरेज वैल्यू है सबके लिए, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए एवरेज वैल्यू बताया हमने, U = 25 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल D से हम डिनोट करेंगे। इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। किसके लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए। तो किसी व्यक्ति के नेत्र में कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम बता के चलते हैं कि वो अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर स्थित वस्तु को क्लियर देख पाएगा। 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक, अनंत तक कहीं भी पड़ी हो वस्तु, उसको स्पष्ट देख पाएगा। लेकिन अब अगर वस्तु को हमने 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास रख दिया है नेत्र के, तो फिर वह उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने बता दिया कि ये जब 25 सेंटीमीटर पर जब हमने बिंब को रखा है, ये वो दूरी है 25 सेंटीमीटर जिस पर बिंब को रखने पर नेत्र लेंस अपनी जितनी समंजन क्षमता को इस्तेमाल कर सकता था उतना ये कर चुका है। अब इससे ज़्यादा ये अपनी समंजन क्षमता को इस्तेमाल करके अपनी वक्रता त्रिज्या को घटा नहीं सकता है। अगर आप बिंब को पास लाएंगे तो ये 25 सेंटीमीटर पर रखने पर ही अपनी अधिकतम समंजन क्षमता को इस्तेमाल कर चुका है। इससे ज़्यादा इसमें समंजन क्षमता है भी नहीं। तो आप 25 से ज़्यादा पास रखेंगे तो फिर ये अपनी वक्रता त्रिज्या बढ़ा नहीं पाएगा, फोकस दूरी घटा नहीं पाएगा, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा। क्लियर है बात। तो ये एन हमने किस पॉइंट को बोला है, एन नेत्र के निकट वह बिंदु है जिससे ज़्यादा निकट आप बिंब को रखेंगे तो वो बिंब आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, उस बिंब का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा, स्पष्ट वो आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा बिंब। देखना तो हमें तो बिंब को ही है। क्लियर बात। तो 25 के आप इधर मत रखिए, आप 25 के इधर कहीं भी रख सकते हैं अनंत तक। ये बात मैं स्वस्थ नेत्र के लिए कर रहा हूँ। स्वस्थ नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अनंत वाली के लिए तो मैंने बताया नेत्र लेंस को अपनी समंजन क्षमता का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अनंत से प्रकाश किरणें समांतर आती है और समांतर प्रकाश किरणों को ये लेंस अपने फोकस पर केंद्रित करेगा। इसका फोकस जो है इस स्थिति में ऑटोमेटिक ही कहाँ पर होता है, रेटिना पर ही होता है, रेटिना पर ही होता है। क्लियर है बात। लेकिन जैसे जैसे बिंब को पास लाएंगे इसको अपनी फोकस दूरी कम करनी होगी, क्योंकि पास जब हम बिंब को लाते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस के दाहिनी ओर बनेगा, तो फोकस के दाहिनी ओर बनेगा तो फोकस रेटिना के बाईं ओर होना चाहिए, क्योंकि फोकस जो है इस लेंस का रेटिना के बाईं ओर होगा, तभी तो रेटिना इसके दाईं ओर होगा। और हमने बताया था कि फोकस के दाहिनी ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, पास वाली वस्तु के लिए दाहिनी ओर ही बनेगा। देखिए फोकस के इस ओर, फोकस के इस ओर, फोकस के इस ओर। क्लियर बात। तो फोकस पास आ जाना चाहिए, पास तभी आएगा जब वक्रता बढ़ जाएगी। और वक्रता किसकी सहायता से बढ़ा लेगा, ये बिंब की स्थिति के अनुसार
पक्षमापी पेशियों की सहायता से नेत्र लेंस अपनी वक्रता को बढ़ाकर प्रतिबिंब रेटिना पर भी बनाने की क्षमता रखता है। उसी क्षमता को हमने समंजन क्षमता कहा है। इसकी बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी की थी, लेकिन मैंने बताया कि उसमें मैंने स्पीड के साथ बात की थी, तो हो सकता है आपको ढंग से समझ नहीं आया हो, इसीलिए मैंने इस पर दूसरा वीडियो लेक्चर और बनाया है। क्लियर बात? वीडियो को पॉज करके आप पूरी बातें रीड कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। मैंने बता दिया है ये फार पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर पर बताया जाता है। इसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए कैपिटल डी का जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर में बता के चलते हैं। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर अगर आप रखेंगे बिंब को, तो फिर उसका रेटिना पर क्लियर इमेज नहीं बनेगी, वो बिंब आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्लियर है बात? तो आपको बिंब ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास रख सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 सेंटीमीटर पास रख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास आपको नहीं रखना है। इसको व्यक्तिगत तौर पर हमें खुद पर चेक नहीं करना होता है, क्योंकि ये सबके लिए निकाला गया एवरेज वैल्यू है। सबके लिए निकाला गया एवरेज वैल्यू है। क्लियर है बात? स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ बताया? अनंत पर। इट मीन्स स्वस्थ नेत्र अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब कहीं भी पड़ा हो उसको स्पष्ट देख सकता है। स्पष्ट देख सकता है। अनंत वाली को देखने के लिए बिना कोई समंजन क्षमता इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे पास लाते जाएंगे नेत्र लेंस को अपनी समंजन क्षमता इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पास लाते जाएंगे तो समंजन क्षमता ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और अधिकतम समंजन क्षमता इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब आप उसको नेत्र के नियर पॉइंट पर, निकट बिंदु पर रख देंगे। अब इससे ज़्यादा पास रखेंगे तो इसमें अब समंजन क्षमता है नहीं कि ये अपनी वक्रता को और घटा ले। इतनी ही समंजन क्षमता थी कि अनंत से जब आप नियर पॉइंट तक आते हैं तब तक तो ये अपनी फोकस दूरी को समंजित कर लेता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। लेकिन अब आप एन से इधर लाएंगे वस्तु को, तो ये अपनी अधिकतम समंजन क्षमता को तो यहीं इस्तेमाल कर चुका था। अब इधर लाएंगे बिंब को तो ये समंजन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब इसमें इतनी समंजन क्षमता नहीं है कि अपनी वक्रता को और घटा सके, फोकस दूरी को और कम कर सके। तो ये ऐसा नहीं कर पाएगा, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। क्लियर बात? निकट बिंदु, दूर बिंदु, ये सारी बातें मैंने यहाँ बताई है। शिथिल अवस्था हमने उस अवस्था को बोला है जब बिंब कहाँ पड़ा हो? अनंत पर पड़ा हो। तो पक्षमापी पेशियाँ जो है वो शिथिल अवस्था में रहती है, रिलैक्स्ड पोजीशन में रहती है। उनको कोई दबाव नहीं डालना होता नेत्र लेंस पर। तो आरामदायी स्थिति में होता है नेत्र उस समय। नेत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए दूरस्थ वस्तु को देखना आसान होता है। आंखों को आराम मिलता है दूर की वस्तु को देखने में। आप छत पर जाकर खुले आकाश की ओर देखिए, निहारते रहिए, काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी आंखों को आराम मिलेगा। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए पेशियाँ जो है, पक्षमापी पेशियाँ जो है, वो बिल्कुल भी नेत्र लेंस पर दबाव नहीं डाल रही होती है। ये सारी बातें मैंने बताई कि जैसे जैसे आप पास लाते जाएंगे वैसे वैसे उसको अपनी वक्रता बढ़ानी होगी, फोकस दूरी कम करनी होगी, ताकि प्रतिबिंब भी रेटिना पर ही बन सके, रेटिना पर ही फोकसित हो सके। क्लियर बात? ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास ला सकते हैं हम बिंब को स्पष्ट देखने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं निकट बिंदु पर, जो कि हमने स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर पर बताया। ये देखिए यहाँ कैपिटल डी भी बता दी है। कैपिटल डी क्या बोली है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोली है हमने, कैपिटल डी, जो कि 25 सेंटीमीटर बताई है हमने। पूरे वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को। वीडियो को पॉज करिए, टॉपिक को रीड करिए, इसीलिए समझ आ जाएगा। पूरी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए नेत्र दोषों में क्या होता है। नेत्र दोषों में एक्चुअली या तो ये जो दूर बिंदु है जो कि स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत पर हम बताते हैं, वो दूर बिंदु जो है वो नेत्र के पास की ओर शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स व्यक्ति को अनंत वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ज़्यादा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वो पास की वस्तु को देख पाता है। जैसे ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए, ये पॉइंट यहाँ आ जाए जो कि अभी अनंत पर है, तो अब उसको अनंत तक की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। अब उसको 25 मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो नेत्र से 200 सेंटीमीटर दूर आ गया, नेत्र से 200 सेंटीमीटर दूर आ गया, तब
अब उस व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से लेकर केवल 200 सेंटीमीटर के बीच में रखा हुआ बिंब ही दिख सकता है स्पष्ट। अगर 200 से इस ओर चला गया, इट मीन्स 250 पे चला गया, 300 पे चला गया, तो वो उसको स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्लियर है बात? तो एक दोष इस तरीके से हो सकता है। दूसरा दोष कैसे है? ये जो नियर पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर पर हम स्वस्थ नेत्र के लिए बता के चलते हैं, ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर हो जाए किसी दोष के कारण, किसी कारण से, इट मीन्स ये 25 पर, मान लीजिए 50 पर हो जाए, ये 50 पर हो जाए, वो अनंत पर ही रहे, तो अब इस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक की वस्तु स्पष्ट दिखेगी? अब इसको 50 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु स्पष्ट दिख जाएगी। इसका निकट बिंदु जो है वो नेत्र से थोड़ा दूर की ओर विस्थापित हो गया है। इस वाले केस में मैंने कहा था इसका दूर बिंदु जो है वो नेत्र की ओर थोड़ा विस्थापित हो गया है। निकट वाली वस्तु को तो ये साफ देख सकता था, लेकिन मैंने कहा दूर बिंदु अनंत की बजाय नेत्र की ओर शिफ्ट हो गया है। तो अब ये 25 से लेकर जहाँ इसका दूर बिंदु शिफ्ट हुआ है वहाँ तक ये बिंब को ही स्पष्ट देख पाएगा। और ये 50 से लेकर, मैंने 50 पर शिफ्ट हुआ बताया इसको, तो अब ये 50 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को देख पाएगा। ये 25 से लेकर जहाँ तक इसका दूर बिंदु शिफ्ट हुआ है इस ओर, वहाँ तक देख पाएगा। अब ये 25 तक नहीं देख पाएगा, 50 से इसको देखना स्टार्ट होगा स्पष्ट। 50 के इस ओर आप कर देंगे बिंब को तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्लियर बात? तो दो दोष इस तरीके से हो गए कि एक में दूर बिंदु जो है वो नेत्र की ओर शिफ्ट हो जाता है, एक में निकट बिंदु जो है वो नेत्र से दूर की ओर शिफ्ट हो जाता है। एक में हम बात करेंगे फिर कॉर्निया जो है उससे रिलेटेड दोष है, जिसको आप अबिंदुकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो दो दोष बताए अभी मैंने, ये थे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये पहले वाला निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती क्योंकि इसका दूर बिंदु अनंत की बजाय नेत्र की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। निकट दृष्टि दोष ये मैंने बताया था कि ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है नेत्र से दूर की ओर, वो है दूर दृष्टि दोष। देखिए इसमें दूर बिंदु नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट होता है, इसीलिए इसका नाम हम बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें इसका निकट बिंदु नेत्र से थोड़ा दूर की ओर शिफ्ट हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष थोड़ा दूर से 25 सेंटीमीटर की बजाय थोड़ा दूर से इसको दिखना स्टार्ट होगा दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में इसको अनंत तक की वस्तुएं साफ नहीं दिखेगी, अनंत से थोड़ा निकट तक की, अनंत से नेत्र के थोड़ा निकट तक की वस्तुएं साफ दिखेगी, अनंत वाली वस्तु साफ नहीं दिखेगी। या यूँ समझिए दूर बिंदु नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हो गया है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु नेत्र से थोड़ा दूर की ओर शिफ्ट हो गया है, ये नेत्र से दूर की ओर शिफ्ट हुआ है दूर दृष्टि दोष में, ये नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हुआ है निकट दृष्टि दोष में। कई बार ऐसा होता है कि दोनों दोष एक साथ भी हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, कि ये इस ओर शिफ्ट हो जाता है ये इस ओर, तो दृष्टिप्रास घट जाती है। दृष्टिप्रास मैंने किसको कहा था? दृष्टिप्रास कहा था मैंने निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु के बीच का जो रीजन है उसमें बिंब कहीं भी रखा हो व्यक्ति को स्पष्ट दिख जाता है, तो उसको हम दृष्टिप्रास बोलते हैं। अब वो दोष युक्त नेत्र की दृष्टिप्रास घट जाती है। इसकी भी दृष्टिप्रास अभी मैंने बताई कि अगर ये इस ओर शिफ्ट हो गया तो अब इसको 25 से लेकर ये जहाँ तक शिफ्ट हुआ है वहीं तक दिखेगी। अगर ये इस ओर शिफ्ट हो गया तो अब इसको यहाँ से लेकर अनंत तक कहीं भी रखा हो बिंब दिख जाएगा। दृष्टिप्रास इसकी भी कम हुई, घट गई, क्योंकि थोड़ा दूर से दिखना स्टार्ट हुआ। अब दोनों दोष एक साथ हो जाए, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, तो उस केस के अंदर निकट बिंदु इस ओर दूर बिंदु इस ओर, तो फिर दिखने का रीजन और कम हो जाता है, दिखने का क्षेत्र और कम हो जाता है, दृष्टिप्रास और कम हो जाती है। तो स्वस्थ नेत्र की दृष्टिप्रास कहाँ से कहाँ तक? नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी से प्रारंभ होकर नेत्र से अनंत दूरी तक। दोषयुक्त नेत्र में मैंने बताया वो निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु इस ओर शिफ्ट हो जाने के कारण घट जाती है, दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु इस ओर शिफ्ट हो जाने के कारण घट जाती है। दोनों दोष एक साथ हो जिसमें निकट बिंदु इस ओर दूर बिंदु इस ओर, तो दृष्टिप्रास और कम हो जाएगी। फिर एक कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण दोष होता है, उसको हम अबिंदुकता नाम से बोलते हैं, अबिंदुकता नाम से बोलते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दृष्टि दोषों की ही बात करेंगे। फिर ये पक्षमावी पेशियों से रिलेटेड दोष भी है जिसको हम जरा दूरदृष्टि बोलेंगे। जरा दूरदृष्टि दोष, बुढ़ापे में जो दूरदृष्टि दोष होता है, बुढ़ापे में जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको हम जरा दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। वो इन पक्षमावी पेशियाँ जो है, ये जो लेंस है प्रत्यास्थ लेंस, और ये पक्षमावी पेशियाँ ये भी प्रत्यास्थ है, तो ये फैलकर या सिकुड़कर ही तो समंजन क्षमता को इस्तेमाल कर पाती है। तो बुढ़ापे में इनमें इतनी समंजन क्षमता नहीं रह जाती लेंस में, क्योंकि इसका लचीलापन जो है, पक्षमावी पेशियाँ जो है और इस लेंस का लचीलापन कम हो जाता है काफ़ी। ये इतनी एक्टिव नहीं रह जाती, इतनी सक्रिय नहीं रह जाती है उम्र बढ़ने के साथ। तो फिर उससे रिलेटेड दोष है जरा दूरदृष्टि दोष, जिनकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 4 प्रकार के दृष्टि दोषों की बात करेंगे। 4 प्रकार के दृष्टि दोषों की बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष, जिसमें अभी मैंने बताया कि वो जो दूर बिंदु अनंत पर था वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु तो साफ दिख जाएगी 25 सेंटीमीटर पर रखी तो, लेकिन अनंत पर रखी वस्तु साफ नहीं दिखेगी, अनंत की बजाय कुछ पास रखी वस्तु साफ दिखेगी। दूरदृष्टि दोष में अभी मैंने बताया कि वो जो निकट बिंदु एन था वो नेत्र से थोड़ा दूर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स इस व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से दिखना प्रारंभ नहीं होगा, इसको 25 के थोड़ा आगे से, जैसे 50 से 100 से 200 से लेकर अनंत तक दिखेगा। तो इसको निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ दिखती है। जरा दूरदृष्टि अभी मैंने बताया कि बुढ़ापे में पक्षमावी पेशियाँ उतनी एक्टिव नहीं रह जाती, उतनी सक्रिय नहीं रह जाती, उनमें लचीलेपन का गुण कम हो जाता है, नेत्र लेंस में भी और पक्षमावी पेशियों में भी। तो समंजन क्षमता का ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो बुढ़ापे में जो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है ये भी दूरदृष्टि दोष ही है, लेकिन बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाला। ये किसी भी एज में उत्पन्न हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। ये सामान्यतः बूढ़ों में होता है, ज़्यादा एज वाले व्यक्तियों में होता है। अबिंदुकता कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता से रिलेटेड है। कई बार कॉर्निया की गोलाई जो है वो अनियमित हो जाती है, वो गोल शेप में न होकर थोड़ा उसकी वक्रता अलग अलग तलों में अलग अलग हो जाती है, जिनकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो इन 4 प्रकार के दृष्टि दोषों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। अबिंदुकता इसका पॉपुलर नेम मायोपिया है, इसका पॉपुलर नेम हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इनको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी पूछे गए हैं। तो इनके आप ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नाम भी पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? थैंक यू।